नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचपीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एनालाइज कर रहा हूं। यहां पर हर क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? लाइम वाटर को ही स्लैग्ड वाटर भी कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब चूने का पानी। कैसे बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड से जब पानी रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? CaOH2 बन जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पर CaOH2 है, तो यहाँ पर है डी ऑप्शन, यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन ही क्या है? यहाँ पर लाइम वाटर है, चूने का पानी है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो जो ये CaO है ये क्या है? ये क्विक लाइम है। ये मतलब क्विक लाइम मतलब कि ये चूना है और जब इसमें पानी मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है? स्लैग्ड लाइम, मतलब कि लाइम वाटर, चूने का पानी। ठीक है, फॉर्मूला होता है CaOH2। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मतलब यूएन के जो इस समय पर सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरस है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। 9वें नंबर के हैं। आपको ये बात भी इनकी याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को डेवलप कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसे डेवलप किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसके कितने कंट्री मेंबर्स हैं? तो 193 कंट्री इसके मेंबर हैं। सबसे लास्ट कंट्री कौन थी जिसने इसे ज्वाइन किया है? तो आंसर हो जाएगा साउथ सूडान ने इसे लास्ट में ज्वाइन किया है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब यहाँ कांग्रेस की बात की जा रही है, वॉज फॉर्म्ड बाय द डैश इन 1885। तो इसको कब फाउंड किया गया था और किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा A.O. ह्यूम के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये माफ़ कीजिएगा, ये नहीं आंसर, यहाँ पर सी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इनको 1885 में फाउंड किया गया था। और जो ये WC बनर्जी लगे हुए हैं, इन्होंने पहली बार प्रेसिडेंसी की थी। यह आंसर सही नहीं है, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, जब पहली बार इसकी प्रेसिडेंसी की गई थी वो की गई थी WC बनर्जी के द्वारा, वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, बॉम्बे में जब इसका सेशन हुआ था उसमें। उसके बाद अगला सेशन हुआ 86 में कलकत्ता में, जिसमें दादा भाई नौरोजी जिन्होंने प्रेसिडेंसी की थी कांग्रेस की। अगली है 1887 में मद्रास में हुई थी, और बदरुद्दीन तैयब जी जो कि पहले मुस्लिम बने थे जिन्होंने इसकी प्रेसिडेंसी की थी। अगली है 1889 में बॉम्बे में हुई थी इसकी सेशन, और उसमें पहले इंग्लैंड, पहले मतलब भारत से जो बिलोंग नहीं करते थे, सर विलियम्स वेडनबर्ग जो कि इसकी प्रेसिडेंट बने थे, और ये पहले और आखिरी अंग्रेज थे जो कि कांग्रेस को हेड कर रहे थे उस वाले ईयर में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आप स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक में आपके सभी टॉपिक को कवर किया हुआ है। यहाँ पर ऑलमोस्ट रेलवे SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है, आप इसको लेकर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस मेल पर आप मेल कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो लाइकेन किसका कॉम्बिनेशन है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एल्गी और फंगस। एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन है लाइकन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एल्गी जो कि प्लांट है, और फंगस मैं आपको बता दूँ अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये क्या है? हिट्रोट्रोफ है, ये फंगस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। एल्गी क्या है? एल्गी और फंगस क्या है? ये मिलकर लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है,
हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665? तो 1665 में सेल को किसने डेवलप किया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, मतलब प्लांट की कॉर्क से सेल को डिस्कवर किया था सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि वो डेड सेल थी कि लिविंग सेल थी, तो आप बता पाएंगे कि ये डेड सेल थी जिनको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु इज द कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में किसको जाना जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा BR अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दूं, ये स्वतंत्र भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ और जस्टिस भी रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज एट? तो ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवेज के एग्जाम में बहुत दिखने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी हो गया, रेलवे NTPC का जो CBT 2 हो गया, वहाँ पर आपको ये एग्जाम में बहुत दिखेंगे। तो आपसे अनुरोध है, आप ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लें, और चैनल पर ऐसी वीडियो भी है तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। हेडक्वार्टर की वीडियो है, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी। बात करें हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को कहाँ पर है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, और जितने भी जैसे SCO हो गया, SCO का एक नया मेंबर भी बना है, अब SCO में 9 मेंबर हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, नेटो के कितने मेंबर हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हैं, UN के कितने मेंबर हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड बैंक को कितने देशों ने ज्वाइन कर रखा है, IMF को कितने देशों ने ज्वाइन कर रखा है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो इनके मेंबर्स मतलब सारे तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन इनके काउंटिंग तो याद कर सकते हैं कि सार के इतने मेंबर, और ये SCO के इतने मेंबर, वर्ल्ड बैंक को इतने देशों ने ज्वाइन कर रखा है, तो आप उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सार की बात करें तो सार के मेंबर यहाँ पर कौन नहीं है? तो सिंपल सी बात, चाइना ना तो सार का मेंबर है, ना बिम्स्टेक का मेंबर है। तो आपको याद रखना है, डायरेक्टली आंसर आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें सार की, तो सार की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो इसके देशों की, तो इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये इसके मेंबर हैं। आपको इनके मेंबर्स भी याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने मेंबर हैं इनके, तो आप बताएंगे 8 मेंबर हैं इनके। अगर आपसे पूछा जाए बिम्स्टेक, जो कि इसी के जैसा एक ग्रुप है, जो कि बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो देश हैं उनसे कनेक्टेड है, तो मैं आपको बता दूं उसमें कितने मेंबर हैं, तो 7 मेंबर आपको वहाँ बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो कंप्यूटर की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? देखिए, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम नहीं पढ़ सकते। कंप्यूटर तो पढ़ सकता है, मशीन तो पढ़ सकती है, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज है? नीचे कोबोल, बिल्कुल ये हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल हाई लेवल लैंग्वेज है, और बेसिक भी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तीनों यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों ही हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है, रिपीट भी कर सकता है। मैंने ऑलमोस्ट सारी यहाँ पर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको लिख दिया है, जैसे कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, बेसिक, फोर्ट्रान, एल्गो। एल्गोल मतलब कि जब आप छोटी छोटी एल्गोरिथम लिखते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसकी बात की जा रही है। प्रोलॉग, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिस, सी और C++। तो ये इसकी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन स्टडी कर सकता है। ठीक है, आगे बात करें। द जटाका टेल्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? मतलब इनमें से किस सेक्टर से
बिलोंग करती है जटाका टेल? तो आपको आंसर बताना है। ये बुद्ध भगवान के जो बुद्धिज्म है उससे ये बिलोंग करती है, उसकी एक ये धार्मिक बुक है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की है बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया बिहार में इनको पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको एनलाइटमेंट कहा जाता है। बात किया जाए पहला जो सेशन था, पहली जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज की, पहला उपदेश कहाँ इन्होंने दिया है, तो आंसर हो जाएगा सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, जिसे चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, और जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको बिहार का गांधी भी कहा जाता है। इनको गांधी जी ने कहा था अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, तो अजात शत्रु के नाम से भी संबोधित किया था महात्मा गांधी जी ने इनको, और ये भारत के पहले प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर बात की जाए तो भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब भारत के पहले नागरिक होते हैं। और आर्टिकल 52 में बताया गया है कि हमारे पास एक प्रेसिडेंट साहब होंगे, जो कि पार्ट 5 में इनके बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बात करें भारत के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको 54 आर्टिकल में उनके इलेक्शन के बारे में बताया गया है, 61 में उनके इम्पीचमेंट के बारे में, मतलब उनको कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बताया गया है, और 72 में किस तरीके से वो क्षमादान दे सकते हैं उसकी ताकत उनको आर्टिकल 72 में दी गई है। अगर बात करें तो जब लोकसभा और राज्यसभा का जो सेशन है उसको एक साथ बुलाया जाए, वो कौन बुलाता है? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं। लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस, और राज्यसभा को कहते हैं उच्च हाउस, मतलब हायर हाउस। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर बात की जाए 21 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट होता है। और 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे, जो जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उनके जन्म दिवस पर चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट होता है 14 नवंबर को। ठीक है, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है गीता गोविंदा इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पोएट? तो किसके द्वारा गीत गोविंद या फिर गीता गोविंदा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा जयदेवा के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना? तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं होता है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर करंट अफेयर पढ़ के ही, मतलब रेगुलर करंट अफेयर की वीडियोस देखकर ही आप इसको कवर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर जो सुबह करंट अफेयर की वीडियो पढ़ती है, अगर आप उसे नहीं देख रहे हैं तो उसे देखने की रेगुलर आदत डालिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर होते सिर्फ आपको दिखेंगे कम क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं, क्योंकि रिवीजन के साथ साथ करीब करीब 50 क्वेश्चन उसमें हम कवर करते हैं। तो आपको उसे ज़रूर देखना है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और काफ़ी कम समय आपका हम लेकर वहाँ पर आपको इतने क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तेलंगाना के इस समय पर गवर्नर कौन है? तो तमिलसाई सुंदरराजन, जो ए ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है वो सही है। विश्वभूषण हरिचंदन कहाँ के हैं? तो आपको बता दो आंध्र प्रदेश के ये इस समय पर गवर्नर है। और तो वजूभाई वाला पहले कर्नाटक के थे, लेकिन इस समय पर ये वहाँ से हटा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। अब कहेंगे कौन सा, यहाँ पर तो नाम नहीं दिख रहा, तो मैं आपको बता दूं कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। 1936 में इस पार्क को बनाया गया था, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था जिसको 1936 से बनाया गया। पहले इसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, अब उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाने लग गया। लेकिन अभी करंट अफेयर
एक आया जिसमें इसका नाम चेंज करने की बात कही गई, जो कि नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दोबारा से चेंज करने की बात कही गई है, जिसका नाम रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि जो रामगंगा नदी है वो नेशनल कॉर्बेट जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहीं से होकर गुजरती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आईसीसी का हेडक्वार्टर, आईसीसी बनाया गया था 1909 में, और 1909 से लेकर 2005 तक इसका हेडक्वार्टर था यूके लंदन में। लेकिन उसके बाद 2021 तक, मतलब अभी चल रहा है और चलता रहेगा, 2005 से लेकर 2021 तक इसका हेडक्वार्टर यूएई में है, और आगे चलकर भी अभी यूएई ही रहेगा, चेंज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूएई में इसका हेडक्वार्टर है, आपको बात ये ध्यान रखनी है। यूएई में कहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, युक्रेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया में शुक्रेश्वर टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, आपको ये बात बतानी है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अगर आपने पढ़ नहीं रखा है तो मैं गारंटेड हूँ आप सीधे तमिलनाडु में पहुंचेंगे और आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसका आंसर सही होगा असम। असम में शुक्रेश्वर नेशनल पार्क लोकेटेड है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, शुक्रेश्वर टेम्पल असम में लोकेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।